हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेटा ह्यूमन बाय दीपक चोपड़ा बुक के बारे में। लखन की लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और एक आईटी कंपनी में काम करता था। सुबह 9 से शाम 5 का जॉब, फिर शाम को घर लौटकर टीवी देखना, खाना खाना और सो जाना। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। एक दिन वो अपने ऑफिस के पास की बुक शॉप पर गया, यूं ही टाइम पास करने। उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, मेटा ह्यूमन अनलिशिंग योर इन्फिनिट पोटेंशियल। नाम सुनने में ही काफ़ी अलग और दिलचस्प लग रहा था। उसने बिना ज़्यादा सोचे वो किताब खरीद ली। शाम को घर आकर उसने वो किताब पढ़नी शुरू की। पहले पन्ने पर लिखा था, रिकॉग्नाइज रियलिटी एज अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी is a sophisticated mental simulation shaped by our senses and conditioned mind. By acknowledging this, we can begin to see beyond these constructs and access a deeper understanding of existence. लखन ने ये लाइन 2-3 बार पढ़ी। उसे लगा जैसे ये लाइन उसे चैलेंज कर रही हो। वो खुद से सोचने लगा, रियलिटी, मेंटल कंस्ट्रक्ट, ये मतलब क्या है? वो किताब के पहले चैप्टर में डूब गया। किताब में लिखा था कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन की तरह है। यह हमारी सेंसेस, आँखों, कानों, नाक, त्वचा और जीभ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को लेता है और उससे एक रियलिटी बनाता है। पर जो रियलिटी हम देखते हैं वो बस एक इंटरप्रिटेशन है। लखन के दिमाग में ये बातें गूंजने लगीं। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर भागती हुई गाड़ियाँ, सड़क किनारे खड़े लोग, एक बच्चा जो गोलगप्पे वाले को देख रहा था, ये सब उसे हमेशा की तरह रियल लगे। लेकिन अब उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या ये सब सिर्फ मेरे माइंड की बनाई हुई तस्वीर है? उसे याद आया कि बचपन में उसने एक बार वर्चुअल रियलिटी गेम खेला था। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे वो सच में एक अलग दुनिया में है, जबकि वो बस एक वीआर सेट पहनकर बैठा था। तो क्या मेरी असली जिंदगी भी वैसी ही है? उसने खुद से पूछा। अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। वो अपने कॉलीग्स को देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये सब लोग भी उसी रियलिटी का हिस्सा हैं जो मेरे दिमाग ने बनाई है? लंच ब्रेक के दौरान उसने अपने दोस्त अमित से ये बात शेयर की। अमित ने हंसते हुए कहा, भाई, तू ज्यादा किताबें पढ़ने लग गया है। रियलिटी को वैसे ही रहने दे जैसे है। ज्यादा सोचने से सिर दर्द होगा। पर लखन को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। वो जानता था कि ये सवाल उसकी लाइफ बदल सकते हैं। शाम को घर लौटते वक्त उसने कुछ अलग महसूस किया। उसने देखा कि जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसके दिमाग में हर चीज़ के बारे में एक कहानी बन रही थी। जैसे उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी छड़ी के सहारे चल रहा था। उसके दिमाग ने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। शायद ये आदमी अकेला है, शायद इसके बच्चे इसे छोड़ गए हैं। फिर उसने खुद को टोका, पर यह सब मैं कैसे जानता हूं? हो सकता है ये सब मेरी इमेजिनेशन हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका दिमाग हर चीज़ के बारे में असम्पशंस बना रहा है। वो असम्पशंस जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके बिलीफ्स और उसकी कंडीशनिंग पर आधारित थीं। रात को उसने फिर से किताब पढ़नी शुरू की। उसमें एक एक्सरसाइज थी, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। उसे लिखा था कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें, लेकिन उनके बारे में कोई राय ना बनाएं, ना उन्हें अच्छा कहें ना बुरा, बस देखें। लखन ने ये एक्सरसाइज करनी शुरू की। उसने अपने कमरे को देखा। पहले वो सोचता था कि उसका कमरा कुछ पुराना और बोरिंग है, लेकिन अब उसने सिर्फ चीज़ों को देखा। दीवारें, कुर्सी, बेड, टेबल पर रखा लैंप। उसने महसूस किया कि जब वो जजमेंट नहीं करता तो हर चीज़ बस है। उसने खुद से कहा, तो क्या मेरी लाइफ भी ऐसी ही है? मैं हर चीज़ को अच्छे या बुरे के नज़रिए से देखता हूँ। शायद यही मेरी रियलिटी को शेप कर रहा है। अगले दिन वो सुबह पार्क में गया। उसने पक्षियों को देखा, उनके रंग, उनकी उड़ान, उनकी आवाज़। वो बस ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि जब वो जज नहीं करता तो सब कुछ कितना शांत और सुंदर लगता है। पर एक चीज़ उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। अगर मेरी रियलिटी बस एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है तो असली रियलिटी क्या है? क्या ऐसा कुछ है जो मेरे माइंड के परे हो? किताब में एक और बात लिखी थी, टू सी बियॉन्ड योर कॉन्स्ट्रक्ट्स यू मस्ट फर्स्ट अनलर्न।
ये पढ़कर उसे याद आया कि जब वो बच्चा था तो चीज़ों को वैसा ही देखता था जैसा वो थी। उसे फर्क नहीं होता था कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे सिखाया गया कि क्या सही है और क्या गलत। शायद यही उसकी कंडीशनिंग थी। अब लखन की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। वो इस बात को और गहराई से समझना चाहता था। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में पहली बार कोई सच्चा मकसद आया हो। शाम को उसने अपने लैपटॉप पर नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसे कई साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स के थ्योरीज मिले। किसी ने कहा कि रियलिटी सिर्फ एनर्जी है जिसे हम अपने सेंसेस के जरिए मैटर के रूप में परसीव करते हैं। किसी ने कहा कि रियलिटी एक सिमुलेशन हो सकती है। पर हर थ्योरी में एक बात कॉमन थी, हमारी परसेप्शन हमारी रियलिटी को शेप करती है। लखन ने अपने आप से वादा किया कि वो इस किताब को सिर्फ पढ़ेगा नहीं बल्कि इसके हर लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। उसने महसूस किया कि यह सफ़र बस शुरू हुआ है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अब उसकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रह सकती थी। उस रात सोने से पहले उसने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में नहाई सड़कें, हल्की ठंडी हवा और रात की खामोशी। उसने खुद से कहा, शायद असली रियलिटी को समझने के लिए मुझे पहले अपने दिमाग की बनाई हुई रियलिटी से परे जाना होगा। कहानी यहीं रुकती है पर सफर अभी बाकी है। लखन ने जब किताब का अगला चैप्टर पढ़ा तो उसने एक और लाइन नोट की, संस्कृति का विस्तार। जागरूकता शारीरिक सीमाओं से परे है। By practicing mindfulness and meditation, we can tune into this expanded awareness, leading to greater clarity and insight. ये लाइन पढ़ते ही लखन के मन में हलचल मच गई। उसे लगा जैसे ये उसकी रियलिटी की समझ को एक और स्तर पर ले जाने वाला है। लेकिन एक्सपैंडेड अवेयरनेस का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये था कि वो अपने माइंड और बॉडी के लिमिटेशन से बाहर देख सकता है? उसने किताब के अगले पन्ने पलटे। किताब में बताया गया था कि हमारी अवेयरनेस सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है। हम अक्सर अपने आप को एक शरीर और एक नाम के रूप में देखते हैं, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। अगर हम अपनी अवेयरनेस को सही तरीके से एक्सपैंड करें तो हम अपनी कॉन्शियसनेस के और गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। लखन ने इस थॉट पर काफी देर तक विचार किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कुछ बहुत बड़ा समझने का मौका मिल रहा हो, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि ये इतनी आसान बात नहीं है। एक्सपैंडेड अवेयरनेस को अचीव करने के लिए उसे मेहनत करनी होगी। अगली सुबह लखन ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने फ़ोन पर एक मेडिटेशन ऐप डाउनलोड किया। ये ऐप उसे माइंडफुलनेस और अवेयरनेस बढ़ाने की प्रैक्टिस सिखाने वाला था। उसने ऐप में पहला सेशन शुरू किया। पहला स्टेप था अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। लखन ने आंखें बंद की और अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। पहले तो ये बहुत आसान लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। ऑफिस का काम, बीते हुए दिन की बातें, आने वाले वीकेंड की प्लानिंग, सब कुछ दिमाग में चल रहा था। वो कुछ देर परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे ऐप की गाइडेंस याद आई। When your mind wanders, gently bring it back to the breath. Don't judge yourself. उसने अपनी सांसों पर वापस ध्यान केंद्रित किया। कुछ मिनटों के बाद उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में हल्का सा सन्नाटा छा रहा है। शुरुआत में यह प्रैक्टिस मुश्किल लगी, लेकिन लखन ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात वो 10 मिनट मेडिटेशन करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच में क्लैरिटी आ रही है। छोटे छोटे ख्याल जो पहले उसे परेशान करते थे, अब उसे हल्के और बेकार से लगने लगे। एक दिन उसने किताब में लिखा एक और अभ्यास आजमाया। अभ्यास था अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना, लेकिन उनके साथ अटैच हुए लेबल्स को हटाकर। उदाहरण के लिए, जब वो किसी पेड़ को देखता था तो वो ये नहीं सोचता कि ये एक पेड़ है। वो सिर्फ देखता था उसकी पत्तियों की हरकत, उसकी छाल का टेक्सचर, हवा में उसकी हलचल। लखन ने इस अभ्यास को अपने वॉक के दौरान किया। उसने देखा कि कैसे लोग भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करते हैं। एक महिला जल्दी जल्दी फोन पर बात कर रही थी।
एक आदमी हेडफोन्स लगाए ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। लखन ने महसूस किया कि सब लोग एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, लेकिन वो अब उस ऑटो पायलट मोड से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसे अपने अंदर सटल बदलाव महसूस होने लगे। वो चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लगा। ऑफिस में जब उसका बॉस उस पर गुस्सा करता तो वो रिएक्ट नहीं करता। पहले उसकी आदत थी कि वो डिफेंसिवली जवाब देता, लेकिन अब वो बस सुनता और ऑब्जर्व करता। उसने महसूस किया कि उसका बॉस भी शायद किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसा करता होगा। उस दिन घर लौटते वक्त उसने किताब में एक और लाइन पढ़ी, आपके विचार और भावनाएं जैसे बादल गुजरते हैं। द वास्ट स्काई ऑफ योर अवेयरनेस, द स्काई इज ऑलवेज देयर, अनचेंज्ड, इन्फिनिट एंड अनटच्ड। ये लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने सोचा, तो क्या मैं वो स्काई हूं और मेरे ख्याल और फीलिंग्स बस बादलों की तरह आते जाते रहते हैं? उसने इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए एक और मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू की। इस बार उसने अपने इमोशंस पर ध्यान दिया। जब भी उसे गुस्सा आता वो उसे ऑब्जर्व करता। ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है? क्या ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है? क्या ये मेरे ईगो को चोट पहुंचने की वजह से है? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके इमोशंस भी टेम्पोरेरी हैं। जैसे बादल आसमान में आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही इमोशंस भी आते हैं और जाते हैं। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड कर सके तो वो इन इमोशंस के ऊपर उठ सकता है। एक शाम लखन अपने कमरे में बैठा था। उसने लाइट बंद कर दी और बस एक मोमबत्ती जला ली। उसने अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर से बाहर एक्सपैंड करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी से परे भी कुछ है, एक एनर्जी जो उसके आसपास हर चीज में मौजूद थी। ये एनर्जी ट्रीज, हवा, दीवारों, हर चीज में थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ ये बॉडी हूं या मैं इस एनर्जी का हिस्सा हूं? किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि एक्सपैंडेड अवेयरनेस का मतलब है बाउंड्रीज को तोड़ना। हम जो खुद को दूसरों से अलग समझते हैं वो बस एक इल्यूजन है। असल में सब कनेक्टेड है। ये थॉट उसे बहुत गहरा लगा। एक दिन उसने मेडिटेशन करते हुए एक अद्भुत अनुभव किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने शरीर के परे जा रहा हो। उसके दिमाग में हल्की रोशनी सी दिखी और उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसका माइंड और बॉडी डिसॉल्व हो गए हों। वो बस था। जब उसने आंखें खोली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर खुल गया हो। उसे समझ आने लगा था कि एक्सपैंडेड अवेयरनेस क्या है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक अनुभव था जिसे वर्ड्स में समझाया नहीं जा सकता। अब लखन की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने चीजों को पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी और काल्मनेस के साथ देखना शुरू कर दिया। वो हर दिन किताब के एक लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी लंबा है। एक्सपैंडेड अवेयरनेस सिर्फ शुरुआत थी। उसे अभी और भी गहराई में जाना था। उसे अपनी कॉन्शियसनेस की ओर परतों को एक्सप्लोर करना था। रात को सोने से पहले उसने किताब को हाथ में लिया और खुद से कहा, मैं इस जर्नी को पूरा करूंगा। मैं अपनी असली पहचान को समझने तक नहीं रुकूंगा। कहानी यहीं रुकती है, पर लखन का सफर अभी जारी है। लखन अब किताब के तीसरे लेसन पर पहुंच गया था। उसने उस पन्ने को पलटा और पढ़ना शुरू किया। ट्रांसेंड मेंटल कंडीशनिंग टू डिस्कवर द ट्रू सेल्फ। Our identities are often shaped by societal norms and personal experiences, which can limit our potential. By stripping away these layers of mental conditioning, we can uncover our authentic selves and tap into our infinite potential. ये लाइन पढ़ते ही लखन के दिमाग में एक अजीब सा सवाल उठा। क्या मैं असल में वही हूँ जो मैं सोचता हूँ, या मैं सिर्फ सोसाइटी और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक प्रोडक्ट हूँ? उसने किताब के अगले हिस्से में पढ़ा कि हर इंसान बचपन से ही एक इनविजिबल बॉक्स में जीने लगता है। ये बॉक्स हमारी मेंटल कंडीशनिंग से बना होता है। वो कंडीशनिंग जो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी ने हमें दी होती है। हम कौन हैं, हमें क्या बनना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ये सब उसी कंडीशनिंग के हिस्से होते हैं। लखन ने सोचना शुरू किया। बचपन से ही उसे बताया गया था कि पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, एक स्टेबल जॉब चाहिए और जिंदगी में सक्सेसफुल होना सबसे बड़ा गोल है।
उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगा दी थी। लेकिन क्या यही उसकी असली पहचान थी? उसने खुद से पूछा, अगर ये सारी लेयर्स हटा दी जाएं, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी इच्छाएं, तो मैं कौन हूं? लखन इस सवाल से जूझ रहा था। उसने किताब में दिए गए एक्सरसाइजेस पर ध्यान दिया। पहली एक्सरसाइज थी, अपनी स्थिति की पहचान करें। इसमें लिखा था कि वो अपने बिलीफ्स और बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करे और खुद से पूछे कि ये कहाँ से आए हैं। उसने एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मुझे हमेशा लगता है कि फेलियर एक बुरी चीज़ है। ये बिलीफ कहाँ से आया? मुझे क्यों लगता है कि दूसरों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है? क्यों मुझे हर वक्त अप्रूवल चाहिए? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे। उसे याद आया कि बचपन में जब भी वो एग्जाम्स में कम नंबर लाता था, उसके पेरेंट्स उसे डांटते थे। उसे यही कंडीशनिंग मिली थी कि फेल होना बुरा है। उसे ये भी याद आया कि स्कूल में जब उसने एक बार अपने दोस्त की बात मानने से इनकार किया था, तो उस दोस्त ने उससे बात करना बंद कर दिया था। शायद तभी से उसे दूसरों को खुश करने की आदत पड़ गई थी। लखन ने महसूस किया कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी सोच और उसके एक्शंस का एक बड़ा हिस्सा इस तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस से शेप हुआ था। लेकिन अब उसे इन लेयर्स को पहचानना और उनसे बाहर निकलना था। अगले दिन उसने किताब में दी गई दूसरी एक्सरसाइज पर काम किया। इसमें लिखा था, चुनौती अपने विश्वासों को दें। इसमें वो अपने गहरे विश्वास पर सवाल उठाने वाला था। लखन ने खुद से सवाल किया, क्या फेलियर सच में बुरा है, या ये सिर्फ एक स्टेप है कुछ नया सीखने का? उसने सोचा कि जितने भी बड़े साइंटिस्ट्स या इन्वेंटर्स हैं, वो कितनी बार फेल हुए होंगे। फिर वो खुद से सवाल करता गया, क्या दूसरों को खुश करना जरूरी है? क्या मैं खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं? धीरे धीरे लखन ने देखा कि उसके बिलीफ्स सिर्फ असम्पशंस थे, जो उसने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब हुआ जब उसने मेडिटेशन के जरिए अपने थॉट्स और बिलीफ्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने एक नई टेक्निक सीखी, डिटैच फ्रॉम योर थॉट्स। इसमें उसे अपने थॉट्स को बिना जजमेंट किए देखना था, जैसे वो किसी मूवी की स्क्रीन पर चल रहे हों। एक शाम लखन मेडिटेशन कर रहा था। उसके दिमाग में एक थॉट आया, तुम कभी बड़े गोल्स हासिल नहीं कर पाओगे, तुम बस एवरेज हो। पहले वो इस थॉट से परेशान हो जाता, लेकिन इस बार उसने इसे बस ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि ये थॉट उसके बचपन के उस एक्सपीरियंस से जुड़ा था जब उसके टीचर ने उसे सबके सामने डांटा था। उसने उस थॉट को जाते हुए देखा। वो समझ गया कि ये उसकी कंडीशनिंग थी, लेकिन ये उसकी सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे लखन को ये एहसास होने लगा कि उसकी असली पहचान इन थॉट्स, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस के पार है। उसने खुद से पूछा, अगर मैं इन सबको हटा दूं तो क्या बचता है? उसे किताब में लिखा एक वाक्य याद आया, आप अपने दिमाग, शरीर या पास्ट्स नहीं हैं। यू आर प्योर अवेयरनेस, इन्फिनिट, अनबाउंडेड एंड फ्री। लखन ने इस पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसका माइंड तो बस एक टूल है जो उसे चीजें एनालाइज करने में मदद करता है, लेकिन वो टूल उसकी पहचान नहीं हो सकता। अब लखन ने खुद को रिकंडीशन करने का फैसला किया। उसने हर दिन एक नई हैबिट बनाई। जब भी उसे कोई लिमिटिंग बिलीफ आती, वो खुद से कहता, ये सच नहीं है, ये बस कंडीशनिंग है। उसने महसूस किया कि वो अपने थॉट्स और इमोशंस को बदल सकता है। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्लान किया। लखन ने महसूस किया कि पहले वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता था। क्या उसने सही कपड़े पहने हैं? क्या लोग उसे पसंद करेंगे? लेकिन अब उसने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और डिटैच करना सीख लिया था। वो दोस्तों के बीच बैठा, फ्री और रिलैक्स्ड। उसने पहली बार महसूस किया कि खुद को किसी और के एक्सपेक्टेशन से डिफाइन करना अननेसेसरी है। उसने अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे वो लेयर्स हटाकर अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंच रहा हो। एक रात जब लखन मेडिटेशन कर रहा था, उसने एक गहरी रियलाइजेशन की। उसे महसूस हुआ कि वो खुद को बार बार वैलिडेट करने की कोशिश करता था, दूसरों की अप्रूवल, सोशल नॉर्म्स और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के जरिए। लेकिन अब उसने समझा कि उसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही कंप्लीट है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपना नाम, मेरी नौकरी या मेरे उपलब्धियां नहीं हूं। आई एम नॉट माई फेलियर्स और माई फियर्स। आई एम इन्फिनिट अवेयरनेस,
फ्री फ्रॉम ऑल लिमिटेशंस। अब लखन की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी। उसने अपने डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बेस करना बंद कर दिया। वो अब अपनी इनर गाइडेंस को सुनने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसकी ऑथेंटिसिटी में है, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो सोचने लगा कि उसकी जर्नी ने उसे कितना बदल दिया है। वो लेयर्स अब हल्की होने लगी थी और वो धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर रहा था। लखन अब किताब के चौथे लेसन पर पहुंच चुका था। उसने पन्ना पलटते हुए देखा कि इस बार लेसन का टाइटल था एम्ब्रेस मेटा रियलिटी। उसके नीचे लिखा हुआ था, बियॉन्ड आवर परसीव्ड रियलिटी लाइज मेटा रियलिटी, a state of pure consciousness and infinite possibilities. By shifting our focus to this higher state, we can overcome limitations imposed by the ego and societal constructs. लखन ने गहरी सांस ली और कुछ देर बैठकर इस लाइन को पढ़ता रहा। ये मेटा रियलिटी क्या थी? क्या ये कोई अलग दुनिया थी या ये उसी दुनिया का एक गहरा आयाम था जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया था? उसने किताब में लिखा पढ़ा कि हमारी परसीव्ड रियलिटी, यानी वो दुनिया जो हम अपने सेंसेस और माइंड से एक्सपीरियंस करते हैं, दरअसल इल्यूजन की तरह है। ये एक प्रोजेक्शन है जो हमारे ईगो, सोसाइटल कंडीशनिंग और मेंटल कंस्ट्रक्ट से बनी है। लेकिन इसके पार एक मेटा रियलिटी है, एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में बदल जाता है। लखन को यह सब बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। वो किताब को बंद करके खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बूंदें कांच पर गिरकर एक अजीब सा पैटर्न बना रही थी। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ सरफेस लेवल पर देख रहा हूं? क्या इस सब के पीछे कुछ और भी है? किताब में आगे लिखा था कि मेटा रियलिटी तक पहुंचने का पहला कदम है अपने ईगो के इल्यूजन को पहचानना। लखन ने किताब के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। उसने पहले अपने ईगो को समझने की कोशिश की। ईगो यानी वो सेंस ऑफ सेल्फ जो हमें दूसरों से अलग करता है, वो आइडेंटिटी जो कहती है मैं ये हूं और तुम वो हो। लखन ने सोचा, क्या मेरा ईगो ही मुझे मेरी असली रियलिटी से दूर कर रहा है? उसने एक अभ्यास शुरू किया जिसे किताब में ऑब्जर्व द ईगो कहा गया था। इसमें उसे अपनी थॉट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना था, खासकर तब जब उसे लगता था कि उसका ईगो ट्रिगर्ड हो रहा है। अगले दिन ऑफिस में उसका एक सहकर्मी उसकी प्रेजेंटेशन पर सवाल उठाने लगा। पहले तो लखन को इरिटेशन महसूस हुआ। उसके अंदर एक आवाज आई, तुम्हें कैसे हक है मेरी मेहनत को क्रिटिसाइज करने का? लेकिन तभी उसे याद आया कि ये उसका ईगो बोल रहा है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा ईगो है, मेरी असली पहचान नहीं। लखन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने ईगो को ऑब्जर्व किया, उसका इरिटेशन गायब हो गया। वो शांत हो गया और उसने अपने सहकर्मी के फीडबैक को ओपन माइंड से सुना। धीरे धीरे लखन ने देखा कि उसकी जिंदगी में कई ऐसी सिचुएशंस थीं जहां उसका ईगो उसे मैनिपुलेट करता था। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो खुद को सुपीरियर महसूस करता, जब कोई उसकी आलोचना करता तो वो इन्फीरियर महसूस करता। लेकिन अब वो समझने लगा था कि ये सब उसका ईगो का इल्यूजन था। कुछ दिनों बाद उसने किताब में पढ़ा कि मेटा रियलिटी तक पहुंचने का अगला कदम है शिफ्ट योर अवेयरनेस बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब था कि उसे अपनी अटेंशन उस रियलिटी से हटानी थी जो वो अपनी आंखों और सेंसेस से देखता था और अपनी कॉन्शियसनेस के गहरे स्तर तक जाना था। लखन ने इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अटेंशन को अपने थॉट्स और बॉडी सेंसेशन से हटाकर एक गहरी खाली जगह पर ले जाने की कोशिश की। शुरू में यह मुश्किल था, उसका माइंड बार बार भटकता था, लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसने महसूस किया कि वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचने लगा है जहां कोई बाउंड्रीज नहीं थी। एक शाम जब लखन मेडिटेशन कर रहा था, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर और माइंड के पार जा रहा हो। उसकी सारी वरीज, फियर्स, और उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अनंत जगह पर है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने महसूस किया कि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस करके लौटा है।
उसने खुद से कहा, शायद यही मेटा रियलिटी है। उसने किताब में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, इन मेटा रियलिटी यू आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। इसमें लिखा था कि मेटा रियलिटी में हमारी पहचान किसी फिक्स्ड पर्सनैलिटी या लिमिटेड बीइंग की तरह नहीं होती। हम उस अवस्था में प्योर पोटेंशियलिटी बन जाते हैं। लखन ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की। पहले वो खुद को एक इंट्रोवर्ट समझता था जो ज्यादा सोशलाइजिंग पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हूं तो मैं एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता हूं। मुझे अपनी पुरानी लेबल्स को छोड़ना होगा। उसने अगले वीकेंड एक नए हॉबी क्लास में जाने का फैसला किया। ये पेंटिंग का क्लास था। पहले वो सोचता था कि वो क्रिएटिविटी में अच्छा नहीं है, लेकिन अब उसने अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। जब उसने पहली बार ब्रश उठाया तो उसे डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं इन्फिनिट हूं, मुझे अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। पेंटिंग बनाते वक्त उसे एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो अपनी डीपर सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा हो। कुछ दिनों बाद लखन ने महसूस किया कि उसकी परसेप्शन बदलने लगी थी। वो लोगों को अब लेबल्स के साथ नहीं देखता था। वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता था। वो बस ऑब्जर्व करता और उनके डीपर एसेंस को महसूस करने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मेटा रियलिटी इज नॉट समवेयर आउटसाइड, इट इज राइट हियर इन द वे आई परसीव द वर्ल्ड। When I let go of judgments, limitations and ego, I step into meta reality. अब लखन की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट लगने लगी थी। उसे हर चीज में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज नजर आने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मेटा रियलिटी को पूरी तरह एम्ब्रेस करने के लिए उसे और भी गहराई में जाना होगा। लखन अब किताब के 5वें लेसन पर आ गया था। इस बार का टाइटल था हार्नेस क्रिएटिविटी थ्रू हायर कॉन्शियसनेस। उसने इसे पढ़ा और कुछ देर के लिए रुक गया। क्रिएटिविटी के बारे में उसने हमेशा सोचा था कि यह कुछ खास लोगों की क्वालिटी होती है। वो खुद को ज्यादा क्रिएटिव नहीं मानता था, लेकिन किताब में जो लिखा था उसने उसकी सोच को पूरी तरह से झकझोर दिया। एक्सेसिंग हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस enables us to tap into profound creativity. By transcending conventional thought patterns, we can innovate and create in ways that were previously unimaginable. लखन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरह एलिवेट कर सकता हूं कि कुछ ऐसा क्रिएट कर सकूं जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था? किताब ने उसे सबसे पहला स्टेप दिया, ब्रेक फ्री फ्रॉम लीनियर थिंकिंग। इसमें लिखा था कि हमारी कन्वेंशनल थॉट पैटर्न्स लीनियर होती हैं, यानी हमारा माइंड उसी तरीके से सोचता है जैसा उसे सिखाया गया है। लेकिन हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचकर हम इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। लखन ने इसका अभ्यास शुरू किया। उसने एक एक्सरसाइज की शुरुआत की जिसे किताब ने थॉट फ्लो एक्सपेंशन कहा था। इसमें उसे अपने रोजमर्रा के थॉट्स को फ्री फ्लो में लिखना था, बिना उन्हें एनालाइज किए या क्रिटिसाइज किए। पहले दिन उसने डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। आज सुबह का मौसम अच्छा है, लेकिन मेरे पास ऑफिस के बहुत सारे काम हैं। क्या मैं सही करियर में हूं? शायद मुझे पेंटिंग को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर मैं एक किताब लिखूं तो वो किस बारे में होगी? धीरे धीरे उसने देखा कि उसके थॉट्स एक पैटर्न में नहीं बंधे थे। वो रैंडम थे, लेकिन उन रैंडम थॉट्स में एक नया फ्लो था। उसे लगा कि ये उसका माइंड बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों बाद उसने अपने ऑफिस के प्रेजेंटेशन के लिए एक नया अप्रोच लिया। पहले वो अपने पुराने टेम्पलेट्स और आइडियाज का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार उसने सोचा, अगर मैं इसे कंप्लीटली अलग तरीके से करूं तो? उसने बोल्ड कलर्स, नई ग्राफ्स और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया। जब उसने प्रेजेंटेशन दी तो उसके कॉलीग्स और बॉस ने उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ की। ये उसके लिए पहली बार था कि उसने अपनी क्रिएटिविटी को कॉन्शियसली यूज किया था। इसके बाद उसने किताब का अगला स्टेप पढ़ा, कनेक्ट विथ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इसमें लिखा था कि क्रिएटिविटी सिर्फ हमारी पर्सनल इंटेलिजेंस से नहीं आती। जब हम हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं तो हम एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाते हैं, जहां आइडियाज और इंस्पिरेशन का एक अनंत भंडार होता है। लखन ने इसे मेडिटेशन के जरिए एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की
और खुद को एक वास्ट इन्फिनिट स्पेस में इमेजिन किया। उसने विजुअलाइजेशन की मदद से खुद को एक ऐसे सोर्स से जोड़ने की कोशिश की जो अनंत पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था। एक रात जब वो मेडिटेशन कर रहा था तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आइडिया उसके माइंड में खुद ब खुद आ रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और डायरी में लिखना शुरू किया। उसने एक कहानी का आउटलाइन लिखा जो बिल्कुल नया और फ्रेश था। वो खुद को उस तरह लिखते हुए देखकर हैरान था। उसने महसूस किया कि ये आइडिया कहीं बाहर से आया था, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे गाइड कर रही हो। उसने अगले कुछ दिनों तक इस कहानी पर काम किया, लेकिन फिर उसने अपने माइंड को रिलैक्स किया और बस पेंट ब्रश को फ्रीली चलने दिया। उसने बिना किसी जजमेंट के अलग अलग कलर्स को मिक्स किया, शेप्स बनाई और टेक्सचर्स एक्सप्लोर किए। जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसने देखा कि वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे डीपली सेटिस्फाई कर रहा था। वो उसकी फीलिंग्स का एक रॉ एक्सप्रेशन था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक्सप्रेस कर सकता है। लखन ने महसूस किया कि क्रिएटिविटी का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करना है, बिना किसी फियर के। कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्त अरुण से बात की। अरुण हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, लेकिन उसे कोई नया बिजनेस आइडिया नहीं सूझ रहा था। लखन ने उसे हायर कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के बारे में बताया। उसने अरुण को कहा, तुम बस अपने माइंड को रिलैक्स करो और अपनी इमेजिनेशन को बाउंड्रीज के बिना एक्सप्लोर करो, देखते हैं क्या होता है। अरुण ने लखन की बात मानी और मेडिटेशन करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने लखन को बताया कि उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया सूझा है जो मार्केट में एकदम यूनिक है। लखन को यह सुनकर लगा कि क्रिएटिविटी का यह प्रोसेस सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है। अब लखन की परसेप्शन बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी हायर कॉन्शियसनेस को एक्सेस कर पाते हैं और कुछ लोग कन्वेंशनल पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, क्रिएटिविटी इज नॉट समथिंग वी फाइंड, इट इज समथिंग वी अलाउ टू फ्लो थ्रू अस बाय एक्सेसिंग हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लखन ने अब हर दिन कुछ नया क्रिएट करने का अभ्यास शुरू किया। कभी वो पोएम्स लिखता, कभी स्केचेस बनाता और कभी रैंडम थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाता। उसे अब जिंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। क्रिएटिविटी के और भी गहरे डायमेंशंस थे जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी था। वो किताब के अगले लेसन के लिए तैयार था। लखन अब किताब के आखिरी पन्नों तक पहुंच चुका था। उसने जितने भी लेसन सीखे थे, रिकॉग्नाइज रियलिटी एज अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, कल्टिवेट एक्सपैंडेड अवेयरनेस, ट्रांसेंड मेंटल कंडीशनिंग, एम्ब्रेस मेटा रियलिटी और हार्नेस क्रिएटिविटी थ्रू हायर कॉन्शियसनेस, वे उसकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले गए थे। लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, जैसे इन सब का एक अंतिम सार होना बाकी है। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, इंटीग्रेशन, द अल्टीमेट रियलाइजेशन इज टू लीव ईच मोमेंट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज while staying grounded in the present. True mastery is to balance higher consciousness with everyday existence. लखन को समझ में आया कि अब समय था इन सभी लर्निंग्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह इंटीग्रेट करने का। केवल कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना काफी नहीं था। असली बदलाव तभी होता है जब उन्हें हर पल जिया जाए। उसने सबसे पहले अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व किया। सुबह उठने से लेकर सोने तक उसने देखा कि वह कितनी बार ऑटो पायलट पर रहता है। उसने ठान लिया कि अब वह हर चीज में पूरी अवेयरनेस लाएगा, चाहे वो सिंपल टास्क्स जैसे चाय बनाना हो या बड़े डिसीजंस लेना। लखन ने महसूस किया कि असली मास्टरी तभी है जब वह हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट को अपने रोज के चैलेंजेस और इंटरैक्शंस में लाए। एक दिन ऑफिस में जब उसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट सौंपा गया तो उसने खुद से पूछा, मैं इस सिचुएशन को ईगो या फियर के लेंस से क्यों देख रहा हूं? क्या मैं इसे अनंत संभावनाओं की नजर से देख सकता हूं? उसने शांत होकर अपने अंदर झांका और पाया कि हर समस्या के भीतर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन छिपा होता है। उसने खुद को अपने हायर स्टेट से जोड़कर उस प्रोजेक्ट पर काम किया। नतीजा ये हुआ कि उसका सॉल्यूशन इतना इनोवेटिव था कि उसके सीनियर्स ने उसे ओपनली सराहा। लखन को अब एहसास हो गया था कि हायर कॉन्शियसनेस सिर्फ मेडिटेशन या इंट्रोस्पेक्शन तक सीमित नहीं है।
ये उस लेंस की तरह है जिससे वह हर चीज को देख सकता है। उसने छोटी छोटी चीजों में भी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी शुरू कर दी। एक शाम उसने अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए आसमान की ओर देखा। वह बादलों को ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी शेप्स और मूवमेंट्स को। तभी उसने महसूस किया कि उसका माइंड पूरी तरह शांत है। उसमें कोई फिक्र, कोई जजमेंट और कोई ईगो नहीं था। वह बस होने की अवस्था में था। उसे अचानक किताब में पढ़ी हुई एक लाइन याद आई, इन द स्टिलनेस ऑफ बीइंग द यूनिवर्स रिवील्स इटसेल्फ। लखन ने महसूस किया कि यही असली लेसन था। उसने अपने थॉट्स, ईगो और कंडीशनिंग के लेयर को पार कर लिया था। अब वह उस अवस्था में था जहां हर पल इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का अनुभव किया जा सकता था। उसने खुद से कहा, मैं अब इस जर्नी को पूरी तरह जीने के लिए तैयार हूं। यह किताब मुझे डायरेक्शन दिखा सकती है, लेकिन मेरी असली यात्रा मेरी अपनी चेतना में है। लखन ने किताब को अलमारी में रखते हुए आखिरी बार उसके कवर को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई किताब नहीं, बल्कि एक गाइड थी जिसने उसे उसके असली सेल्फ से जोड़ने में मदद की। उसने महसूस किया कि जीवन का हर पल एक कैनवास है और वह अपनी अवेयरनेस और क्रिएटिविटी के कलर्स से इसे जैसा चाहे वैसा पेंट कर सकता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन लखन की जिंदगी अब एक अनंत सफर बन चुकी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।